रूप में भौतिक पर्यावरण वाली जो हमारी बुक है भारत का भौतिक पर्यावरण, उसका 5th लेसन भारत की वनस्पति, उसको पढ़ेंगे। प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति का संबंध अगर हम देखें तो उस वनस्पति से होता है जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के होती है, जिसमें मनुष्य के द्वारा ना तो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, ना उनको सिंचित किया जाता है, ना उन्हें संरक्षित किया जाता है। बिना मानवीय हस्तक्षेप के स्वतंत्र अवस्था में जिस वनस्पति का उगती है या पनपती है वो प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। दूसरा एक शब्द आता है वन। वन किसे कहते हैं? प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि वन किसे कहते हैं। तो वन वो होते हैं जहां एक ही प्रकार के कई सारे या एक विशाल क्षेत्र के ऊपर विभिन्न प्रजातियों के जो वृक्ष होते हैं समूह के रूप में होते हैं, उसे वन कहा जाता है। ठीक है, इनकी परिभाषाएं हम इस रूप में देख सकते हैं। प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उस पौधों के समुदाय से है जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के, बाहरी हस्तक्षेप से मतलब है यहाँ पे किसी मानव के हस्तक्षेप से, ठीक है, ना तो उस पौधे को मनुष्य ने उसको उगाया हो, प्लांट उसका लगाया हो, ना उसको पानी पिलाया हो, ना उसको खाद दी हो, और ना उसकी किसी प्रकार से सुरक्षा की हो, और वो स्वतंत्र अवस्था के रूप में अगर उगता है, पनपता है, विकसित होता है, तो प्राकृतिक वनस्पति के अंदर उसको सम्मिलित किया जाता है। उसकी विभिन्न प्रजातियां होती है। वहां पर पाई जाने वाली मिट्टी, जलवायु परिस्थितियों में यथासंभव स्वयं को वो ढाल लेता है। ठीक है ना, कई बार हम देखते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं मिट्टी में लगते हैं, लेकिन बड़े बड़े जो कुछ पेड़ हैं हमें पर्वतों के ऊपर भी दिखाई दे सकते हैं। जहाँ पे जल होता है वहाँ पर भी हमें दिखाई देते हैं। जहाँ पे एकदम सूखा होता है, जहाँ पानी की उपलब्धता ही नहीं होती मरुस्थल में, और वहाँ पे भी जो है कई प्रकार की कटीली झाड़ियाँ और पेड़ पौधे हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो उसको किसने पानी पिलाया होगा, किसने नहीं पिलाया, ना उसको किसी ने संरक्षित किया जीव जंतुओं से, जानवरों से, और वो क्या है, स्वतंत्र अवस्था के अंदर पनप जाता है। ठीक है, तो ऐसा स्वयं को वो उस प्रकृति की जो वहाँ की विशेषता है उसके अनुसार ढाल लेता है, और वो क्या कहलाता है, प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। इसके बाद वन जो होते हैं, वृहद क्षेत्र, एक विशाल क्षेत्र के ऊपर वृक्षों और झाड़ियों के सघन आवरण को वन कहा जाता है। सघन आवरण, बहुत सारी उनकी अधिक संख्या के अंदर वहाँ पे रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम वन कहते हैं। फिर आता है वनों का प्रकार। वनों के जो प्रकार हैं, जिस स्थान पे वो हैं वहाँ की जलवायु, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की भौगोलिक दशाएं, वहाँ के तापमान, उसके आधार के ऊपर और वर्षा की मात्रा के आधार के ऊपर वनों के विभिन्न प्रकार होते हैं। ठीक है, इन प्रकारों के आधार पर भारत के वनों को हम मुख्य रूप से 5 भागों में और गौण रूप से 8 भागों के अंदर विभाजित कर सकते हैं। मुख्य रूप से जो 5 भाग हैं उसके अंदर उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जिसे हम पतझड़ भी कहते हैं या फिर मानसूनी वन, तीसरा है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन या मरुस्थलीय वन, चौथा है पर्वतीय वन, और 5वां है वेलांचलीय अनूल या फिर मैग्रोव। ठीक है, जो जलीय क्षेत्र के अंदर होते हैं उसे मैग्रोव कहा जाता है। तो जहाँ पे जिस स्थान पे ये हैं वहाँ के तापमान, जलवायु, वर्षा की मात्रा, मिट्टी की संरचना, भौगोलिक स्थलाकृति किस प्रकार की है, इन आधारों के ऊपर वन जो हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं। और भारत के अंदर वनों के कौन से प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं। ठीक है, संरक्षित वगैरह वो अलग वन है, व्यक्तिगत वन, संरक्षित वन है ना, तो वो वनों के अलग से प्रकार किए हुए हैं, आधुनिक वर्गीकरण उसका। उसके अलावा अगर हम विश्व के वर्गीकरण को पढ़ते हैं तो कटिबंधों के आधार पर होता है विश्व का वर्गीकरण वनों का। ठीक है, लेकिन भारत के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं तो भारत के वनों को कितने भागों में बांटा रखा है, 5 वर्गों के अंदर इसको विभाजित कर रखा है। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके मुख्य और गौण भागों को देख लेते हैं ना। जैसे मैंने आपको बताया कि 5 भाग इसके मुख्य हैं और 9 इसके गौण भाग हैं, तो इसके मुख्य और गौण भागों को अगर हम पढ़े तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन जो है इसको 2 रूपों में बांट रखा है। पहला जो है उसमें आता है सदाबहार वन और दूसरे में आते हैं अर्ध सदाबहार वन। सदाबहार का मतलब है जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, और जहाँ हमेशा हरे भरे रहेंगे वो उसी स्थान पर रहेंगे जहाँ पे वर्षा की मात्रा अधिक हो। दूसरे पे आता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंध हो, है ना, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिण अक्षांश के मध्य ये वन पाए जाएंगे। पर्णपाती है ना, पत्तों को गिरा देते हैं, पतझड़ वन जिसे कहते हैं। मानसून के समय, ग्रीष्मकाल जब आता है मानसून से पहले, तो उस समय ये वातावरण के साथ समायोजन करने के लिए पत्तों को नीचे गिरा देते हैं ना। हमने कई सारे ऐसे पेड़ पौधे हमारे आसपास भी देखे होंगे जिनसे वर्षा काल से पहले उनकी पत्तियां जो है गिर जाती है, तो वो वाले वन होते हैं। इसको भी 2 भागों में बांट रखा है, आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। जहाँ पे वर्षा अधिक होती है
उनको समुद्र तट के आसपास वाले क्षेत्र हैं उसमें आर्द्र पर्णपाती, और जो मरुस्थल के आसपास वाले क्षेत्र हैं उसके अंदर कौन से शुष्क पर्णपाती वन होते हैं। उसके बाद उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन या मरुस्थलीय वन। नेक्स्ट है पर्वतीय वन। पर्वतीय वनों को भी दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, उत्तर पर्वतीय वन और दक्षिण पर्वतीय वन। उत्तर पर्वतीय वन जो है वो हिमालय वनस्पति के रूप में पाए जाते हैं हिमालय के ऊपर, और हिमालय के ऊपर पाई जाने वाली वनस्पति वो भी ऊंचाई के आधार पर अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, अल्पाइन वगैरह हम उसमें पढ़ेंगे कौन कौन सी होती है उस समय। और फिर वेलांचल या अनोप वन जो है, ये इनको मैग्रोव वन भी कहते हैं, जो डेल्टाई भागों के अंदर पाए जाते हैं। इनकी जड़ें जो है पानी के अंदर ही होती है और सांस लेने के लिए जड़ें, जिस प्रकार से लकड़ी का कुछ बाहर से निकला हुआ होता है ना पेड़ के तने के जैसे, तो वैसे इनकी जो जड़ें हैं वो बाहर वापस से निकली हुई होती है। किस प्रकार की होती है उसका विस्तृत जब हम अध्ययन करेंगे तो उसमें देखेंगे। अब सबसे पहला जो हमारा वन का प्रकार है उसमें आता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या अर्ध सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो हैं ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पे। हमने भारत का मानचित्र कल देखा था, मैं और बना के आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारे यहाँ पे पश्चिमी घाट पर्वतमाला है जिसे हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। इस पर्वतमाला के पश्चिमी ढाल पे, ठीक है, इस तरफ यहां पे ये वन पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पे, जो हमारी उत्तर पूर्व की पहाड़ियां हैं मेघालय के आसपास वाले क्षेत्र में, जहां पे गारो, खासी, जयंती, नागा पहाड़ियां जहां आएगी, उन क्षेत्रों के अंदर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंदर ये वन जो है समूह के रूप में पाए जाते हैं। जिन क्षेत्रों के अंदर ये पाए जा रहे हैं उनको आप देखोगे तो समुद्र के आसपास वाले हैं। जब हम पश्चिमी घाट की बात कर रहे हैं तो अरब सागर और हिंद महासागर के पास वाला क्षेत्र है। जब हम उत्तर पूर्वी क्षेत्र और पहाड़ियों की बात कर रहे हैं तो बंगाल की खाड़ी के ऊपर वाला क्षेत्र है ना, मेघालय का मानसिंहराम, जहाँ पे विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश 1300 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है उस क्षेत्र में। उसके बाद अंडमान और निकोबार देख रहे हैं तो ये चारों तरफ से द्वीप हैं तो जल से घिरे हुए हैं। तो इन क्षेत्रों के अंदर कौन सी वनस्पति पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, जो हमेशा हरी भरी रहती है। इस वनस्पति को हरी भरी वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे ये वन जहाँ विकसित होते हैं उसके अंदर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जहाँ जिन क्षेत्रों में होती है भारत में, उन क्षेत्रों के अंदर इस प्रकार के वन, सदाबहार वन जो है पाए जाते हैं। और यहाँ का औसत तापमान जो है 22 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यहाँ पे आपेक्षित आर्द्रता जो होती है, आर्द्रता सापेक्षित और निरपेक्ष होती है, दो प्रकार की आर्द्रता होती है। ठीक है, तो आर्द्रता जो है सापेक्षित कितनी प्रतिशत होती है? 70% होती है। मतलब वायु के अंदर उपलब्ध जल की मात्रा जो होती है, ठीक है ना, वो कितने प्रतिशत होती है? 70% होती है, क्योंकि समुद्री क्षेत्रों के आसपास पाए जाते हैं मूल रूप से। तो वहाँ पे आने वाली हवा के अंदर समुद्री जलवायु का, हवा जिस भी क्षेत्र से आती है, जैसे मान लीजिए किसी बगीचे से आ रही है तो वहाँ पे लगे हुए पुष्पों की महक जो है अपने साथ लेके आती है। किसी ठंडे प्रदेश से आ रही है, जैसे अभी सर्दी के अंदर शीतलहर चलती है, ठीक है, तो ठंडे क्षेत्र से आती है तो उसकी प्रकृति ठंडी हो जाती है। गर्मियों में लू चलती है तो उसकी प्रकृति गर्म हो जाती है, क्योंकि वो गर्म क्षेत्र से बेके आ रही है। तो उसी प्रकार से जिन समुद्र के ऊपर से बेके आ रही है तो समुद्र के अंदर क्या है? पानी है, और पानी की वजह से उसके अंदर जल की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए आर्द्रता कितने प्रतिशत तक होती है? 70% तक जो है यहाँ पे इस प्रकार के वनों के लिए 70% तक वायु के अंदर आर्द्रता होती है। वृक्षों की प्रकृति जो है, यहाँ पे वन बड़े सघन और वृक्ष लंबे होते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे सदाबहार हैं, बारिश बहुत ज़्यादा होती है 200 सेंटीमीटर के आसपास, वृक्षों की मात्रा भी ज़्यादा है। तो वृक्ष क्या है? सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने के लिए, क्योंकि किसी भी वृक्ष को भोजन बनाने के लिए सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, ठीक है। तो इसमें एक प्रकार की होड़ सी मची हुई होती है सभी वृक्षों के अंदर, अधिक ऊंचा होने की, तो इनकी ऊंचाई जो है ज़्यादा पाई जाती है। फिर इनके नीचे धूप आती नहीं है, वृक्ष एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सघन होते हैं, तो नीचे जल की मात्रा भी, बारिश भी ज़्यादा होती है, इसलिए दलदल हो जाता है। दलदल होने के साथ यहाँ कई प्रकार के विषैली मक्खियाँ, जहरीले सांप, है ना, और उसके अलावा बेलें जो होती है ना, वो बेल यहाँ पे लताएं जो होती है वहाँ पे फैली हुई होती है, तो एक प्रकार से गुथित होता है। इसमें किसी प्रकार से ऊपर से देखें तो सूर्य की रोशनी जो है नीचे तक जाती भी नहीं है। दलदली होता है, वृक्ष अधिक लंबे होते हैं, अलग अलग प्रकार के वृक्ष एक साथ पाए जाते हैं, नीचे विभिन्न तरह के विषैले जानवर होते हैं, मधुमक्खियाँ वगैरह होती है, तो इन वृक्षों की कटाई भी नहीं हो पाती, इसलिए मनुष्य के उपयोग में कम आते हैं। इनकी जो लंबाई है 60 मीटर से भी अधिक होती है, 45 से 60 मीटर होती है वैसे तो। और ये वर्ष भर जो है हरे भरे रहते हैं, क्योंकि इतनी बारिश रहेगी, हमेशा चले तो कभी सूखेंगे नहीं, और वर्ष भर जो है ये किस प्रकार के रहते हैं? हरे भरे रहते हैं, पत्तियां नहीं गिराते अपने, सूखते नहीं हैं।
उपयोगिता क्या है इनकी? अत्यधिक सघनता और विभिन्नता के कारण ये वन आर्थिक रूप से अधिक उपयोगी नहीं है, इनका ज़्यादा उपयोग हो नहीं पाया है। बाकी जो वन इसके बाद हम पढ़ेंगे तो उन वनों का आर्थिक उपयोग ज़्यादा होता है, उनकी लकड़ियों को पैकिंग करने के अंदर, या फिर हम जो बहुमूल्य फर्नीचर बनाते हैं उसके अंदर इमारती लकड़ी के रूप में उसको काम में लेते हैं। लेकिन इनकी जो लकड़ियाँ हैं वो ज़्यादा उपयोग में नहीं आती है। इनके यहाँ पे किस किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? तो उसके अंदर रोजवुड, महोगनी, एबोनी, रबर, आयरनवुड आदि प्रकार के वृक्ष जो हैं पाए जाते हैं। ये हमने इसका कौन सा प्रकार पढ़ लिया? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जो हमारा पहला प्रकार था। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के उदाहरण है, और इधर अर्ध सदाबहार वन है। इस प्रकार सघन वन होते हैं, इसके अंदर बीच में धूप भी नहीं आती और कई सारी बेलें वगैरह जो है गुत्थित रहती है इसके अंदर। ठीक है। दूसरा इसी का प्रकार है अर्धशुष्क सदाबहार वन। सदाबहार वनों का ही प्रकार है। पहला वाला कौन सा था और दूसरा वाला कौन सा आ गया? अर्धशुष्क सदाबहार वन। ठीक है। अर्धशुष्क सदाबहार वन है, ये अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, वो 200 सेंटीमीटर में पाते हैं, 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच वाले क्षेत्रों के अंदर अर्धशुष्क सदाबहार वन जो है पाए जाते हैं। ये वन सदाबहार और अर्धपर्णपाती वनों का मिश्रित रूप है। अर्धपर्णपाती जो पत्ते गिराते हैं मानसून से पहले, ऐसे वनों का मिश्रित रूप है। यहाँ पे साइटर, हॉलक और केल 3 प्रकार के प्रमुख रूप से वृक्ष पाए जाते हैं। आर्थिक रूप से इनका महत्व जो है अधिक है। ये दोनों वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर, ये वाले कौन से? उष्णकटिबंधीय हम सदाबहार जो वन पढ़ रहे हैं, है ना, अर्ध और पूर्ण वाले, ये दोनों ही किस पे? पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पे, इस तरफ। ठीक है, अरब सागर की ओर। उत्तर पूर्वी भारत में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इसके बाद उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, जो पतझड़ वन के नाम से जाने जाते हैं। ये पतझड़ वन जो है, इनकी विशेषता है कि 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा जहाँ होती है उन क्षेत्रों के बीच में पाए जाते हैं। और इसको भी हम 2 भागों के अंदर विभाजित करते हैं। पहला भाग जो है उसके अंदर आर्द्र पर्णपाती और दूसरा कौन सा है? शुष्क पर्णपाती वन। अब सबसे पहले हम आर्द्र पर्णपाती वन को पढ़ेंगे। आर्द्र पर्णपाती वन जो है, इसकी विशेषता होती है कि 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थानों में पाए जाते हैं। हम इन वनों को विस्तार से पढ़ेंगे ना, या विस्तार से पढ़ रहे हैं अभी, तो हमें एक चीज सब में कॉमन पाएंगे कि इनमें इन वनों का जो वर्गीकरण हो रखा है वो किसके आधार पर हो रखा है? वर्षा के आधार पर हो रखा है। जितना जल इनको प्राप्त होता है उसी के आधार पर इनका वर्गीकरण कर रखा है। स्थान कौन कौन से स्थानों के ऊपर ये प्राप्त होते हैं? तो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पे। पश्चिमी ढाल पे तो कौन से प्रकार के होते हैं? सदाबहार वन। और उसके पूर्वी ढाल के ऊपर कौन से प्रकार के वन होते हैं? आर्द्र पर्णपाती वन यहाँ पे पाए जाते हैं। ओडिशा, हिमाचल के गिरिपद में, हिमालय के नीचे वाले भाग में, पदगो जो वाला जो भाग होता है उसके अंदर इस प्रकार के वन जो हैं पाए जाते हैं। और उत्तर पूर्वी राज्यों के अंदर भी इस प्रकार के वन मिलते हैं। उदाहरण के लिए सागवान, शीशम, साल, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन, ये विभिन्न प्रकार के वन हैं जो आर्द्र पर्णपाती क्षेत्रों के अंदर या आर्द्र पर्णपाती वनों के उदाहरण हैं। इसके बाद है शुष्क पर्णपाती वन। इसकी विशेषता है कि ये 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थानों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये किसमें? 100 से 200 के बीच में पाए जाते हैं। और जो शुष्क पर्णपाती वन है, ये 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर वाले वर्षा क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर मिलते हैं। ठीक है, इन वाले वनों के पास वाले क्षेत्रों में ही मिलते हैं ये, जहाँ यहाँ से कम वर्षा का प्रतिशत होता है। उदाहरण के लिए इसमें तेंदू, पलाश, अमलतास, बेर, खेर जो होता है इसकी छाल से कत्था बनता है, जिसको पान वगैरह में काम में लेते हैं। एक्सलवुड, चंदन, आम, महुआ आदि वृक्ष जो है इसके प्रमुख उदाहरण है। ये वन केवल 52 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ही पाए जाते हैं इस प्रकार के वन। ये इनके उदाहरण देख सकते हैं हम। ग्रीष्मकाल के अंदर ये सारे वन हमें लगते हैं जैसे सूख से गए हैं। इनकी सारी पत्तियां जो है ये नीचे गिरा देते हैं। ठीक है, एक प्रकार से ढांचे के रूप में हमें नजर आता है। और इनकी पत्तियां जहाँ गिरती है तो इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमस होता है ना, जीवाश्म की मात्रा होती है, तो यहाँ वाली जो मिट्टी है वो उपजाऊ भी होती है। ठीक है, नेचुरल रूप से इनको खाद मिल जाती है, हमें किसी प्रकार इनको जैविक खाद देने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार से ये वन पाए जाते हैं विभिन्न क्षेत्रों के अंदर। आगे चलिए, तीसरा जो प्रकार है वो है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन या मरुस्थलीय वन। मरुस्थल से हमें स्पष्ट हो रहा है, कांटेदार से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे जो वन पाए जाएंगे वो मरुस्थलीय प्रकार के होंगे। और मरुस्थलीय जो वन होते हैं या वनस्थलीय जो वृक्ष होते हैं उनकी विशेषता आपको ध्यान है, इनका लंबाई जो है बहुत ज़्यादा होती नहीं है, जड़ें बहुत लंबी होती है, पत्तियाँ नहीं होती है, कांटों के रूप में रूपांतरित होती है। ठीक है, और ये जो है इनकी छाल मोटी होती है, गुदगुदेदार होती है। ठीक है, तो ऐसी कई सारी इनकी विशेषताएँ होती है।
ये वन दक्षिण पश्चिमी पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में वन पाए जाते हैं, जहां बारिश का औसत कितना प्रतिशत रहता है? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे कम रहता है उन क्षेत्रों के अंदर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इनमें कई प्रकार की घास, झाड़ियां सम्मिलित होती है। ठीक है, अभी हम घास जो पढ़ेंगे, यहाँ पे एक मुख्य रूप से सवाना घास होती है। ठीक है, सेवण होती है, फोग होती है। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार के यहाँ पे जो है घास पाई जाती है। झाड़ियों के अंदर जितने भी कटीले वृक्ष होते हैं, बबूल हो गया, बेर हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं, केर वगैरह इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। यथा मतलब जैसे बबूल, बेर, खजूर, खेर, नीम, खेजड़ी और पलास, इस प्रकार के प्रमुख वन जो हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसका जो वर्षा का औसत है वो रहता है 50 सेंटीमीटर से कम। ये इनके प्रमुख उदाहरण है। ये कांटेदार वन है, वृक्ष देख सकते हैं, बबूल है, और ये बेर के हैं, और ये खेजड़ी का उदाहरण है। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट आता है हमारे पर्वतीय वन। पर्वतीय वन जो है इसको भी हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, पहला जो भाग है उसमें कौन से? उत्तरी पर्वतीय वन, और दूसरा जो भाग है उसके अंदर दक्षिणी पर्वतीय वन। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ तापमान घटने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। ठीक है, उत्तरी वनों के अंदर। दक्षिणी पर्वतीय वन, ये वन जो हैं मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में, यथा पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं। इसके बाद उत्तरी पर्वतीय वन हिमालय के गिरिपद में, है ना, जैसे ये पर्वत है कोई भी, तो ये इसके पांव वाला जो क्षेत्र होता है, जहाँ पे नीचे, जहाँ से इसका पर्वत का निर्माण शुरू होता है, इसकी जहाँ ढलान समाप्त हो जाती है, तो इसे गिरिपद कहा जाता है। ठीक है, पद का मतलब चरण होता है, गिरि का मतलब पर्वत होता है। तो पर्वत के चरणों में जहाँ इसका नीचे का स्थान होता है वहाँ पे पर्णपाती वन पाए जाते हैं। 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ब्लू पाइन और स्पून 2225 से 3048 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इसमें अधिक ऊंचाई पर एल्पाइन वन और चरागा पाए जाते हैं। ठीक है, अभी मैं एक चित्र के माध्यम से आपको समझा दूंगा ये कहाँ पे कौन कौन से पाए जा रहे हैं। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई में सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च और रोडोडेंड्रॉन वृक्ष मिलते हैं। इसके बाद अधिक ऊंचाई के ऊपर टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। इसमें मॉस घास होती है, लाइकेन जिसे हम काई वगैरह कहते हैं, और ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से। इसमें सबसे पहले जो है यहां पे आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? तो इनकी सबसे नीचे वाली जो ऊंचाई है वहां पे आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, और ये पाए जाते हैं 1000 मीटर की ऊंचाई तक। कहां तक पाए जाते हैं? 1000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। इसके बाद के अंदर दूसरे जो वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं शंकुधारी वन। ठीक है, इन शंकुधारी वनों के ऊपर पाया जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय वन। फिर पाए जाते हैं अल्पाइन, और फिर पाए जाते हैं टुंड्रा वन। इसके अंदर अल्पाइन जो वनस्पति होती है यहां पे चरागाह होते हैं। शंकुधारी वनों के अंदर देवदार वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, और आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन भी यहाँ पे मिलते हैं। ये इनके प्रमुख उदाहरण हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी प्रकार की वनस्पति या पर्वतीय वनस्पति जो है किस प्रकार की पाई जाती है। ये जूनिफर वगैरह के पौधे हैं इधर। नेक्स्ट हमारे अंतिम जो वनस्पति का प्रकार है
वो है अनूप वन या बेलांचली वन, और इसी को जो है हम भारत में मैंग्रोव वनस्पति बोलते हैं इसको, सॉरी। भारत के विभिन्न प्रकार के आर्द्र और अनूप आवास जो हैं पाए जाते हैं। भारत में आर्द्र भूमि को 8 वर्गों के अंदर विभाजित कर रखा है हमने। आर्द्र भूमि को हम नम भूमि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नम भूमि। इसी को रामसर भी कहा जाता है, ठीक है, रामसर। नम भूमि को रामसर कहा जाता है। मैंग्रोव वन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा के अलावा महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा में भी विभिन्न भागों के अंदर पाए जाते हैं। इस प्रकार से इन वनों के उदाहरण होते हैं। इनकी जड़ें जो है वो पानी से बाहर निकली हुई होती है, ठीक है, ज़्यादा गहरी इनकी जड़ें होती नहीं है और ये हमेशा पानी में रहते हैं। भारत में कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से वन जो हैं व्याप्त हैं, हम उन वनों को देखें तो सबसे पहले हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को देखते हैं। कौन से वनों को देखते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो हैं वो सह्याद्री पर्वतमाला के पश्चिम की ओर, कहाँ पे? सह्याद्री पर्वतमाला के या पश्चिमी घाट पर्वतमाला के पश्चिम की ओर पाए जाते हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है, अरब सागर के पास वाला जो क्षेत्र है, इसमें केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र का कुछ भाग आता है। यहाँ पे इसे एक रेखा के रूप में, एक पट्टी के रूप के अंदर जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये वन कहाँ पाए जाते हैं? इसके अलावा हमारे जो लक्षद्वीप समूह हैं यहाँ पे ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वहाँ पे इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तमिलनाडु का कोरोमंडल तट जो है वहाँ पे इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। और जो भारत का डेल्टाई क्षेत्र है उसके पास वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, इसके अंदर ये मूल रूप से हमारे उत्तर पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं इनके अंदर असम, मेघालय, मणिपुर, ठीक है, यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ हैं मूल रूप से। और इन पहाड़ियों का जो है वो गारो, खासी और जयंती ऐसे करके है। ठीक है, कीप के आकार में तीनों पहाड़ियाँ हैं। यहीं पे एक स्थान है मानसिन राम जो चेरापूंजी में है। यहाँ विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश होती है, 1300 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। ठीक है, विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश जो है 1300 सेंटीमीटर प्रति वर्ष कहाँ होती है? मानसिंह ग्राम में, चेरापूंजी में होती है। अब देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश क्यों होती है, इसके पीछे का कारण, जब हमारे इसमें से अभी जलवायु वाला चैप्टर हटा दिया, अगर जलवायु वाला चैप्टर होता तो हम उसको विस्तृत पढ़ पाते। जब भी मानसूनी हवाएं आती है तो 2 शाखाओं के अंदर विभाजित हो जाती है। एक जो पहली शाखा अरब सागर की और दूसरी वाली कौन सी? बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर वाली शाखा जो है सबसे पहले जाके, क्योंकि उसके मार्ग में अवरोध आता है, तो यहाँ पे सह्याद्री पर्वतमाला है और सह्याद्री पर्वतमाला से टकराती है और यहाँ पे भीषण बारिश होती है। 200 से लेकर 400 सेंटीमीटर जो है वर्षा यहाँ पे होती है। उसके बाद इसकी जो दूसरी शाखा है वो सीधा बंगाल, पश्चिम बंगाल के पास जाती है और यहाँ पे मेघालय में हिमालय पर्वत की स्थिति यहाँ पे आके यो है ना, ठीक है, तो इसके सहारे सबसे पहले वो यहीं टकराती है। समुद्री मार्ग से गई है तो उसके पास क्या है, उसमें आर्द्रता ज़्यादा है, जल की मात्रा ज़्यादा है, और वो जो ही जाके यहाँ टकराती है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश करती है। तो यहाँ बारिश का अवसर ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे जो है इस प्रकार की उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति जो है हमें देखने को मिलती है। उसके बाद अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह के अंदर इस प्रकार की वनस्पति होनी, क्योंकि पानी की मात्रा ज़्यादा है और यहाँ पे किसी भी प्रकार से चक्रवातों से या फिर लौटते हुए मानसून से, चढ़ते हुए मानसून से, ग्रीष्मकालीन और जो शीतकालीन हमारा मानसून होता है, सभी प्रकार के मानसूनों से यहाँ पे वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर भी सदाबहार वनस्पति जो है देखने को मिलती है। ठीक है, और यहाँ समुद्र के अंदर जहाँ जलीय क्षेत्र ज़्यादा होता है वहाँ तापमान जो है औसत रहता है, समान रहता है, कभी तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर आता नहीं है जलीय क्षेत्रों में। ठीक है, इसके बाद जब लौटता हुआ मानसून होता है शीतकाल में, तो उस समय बाकी इधर से आ रहा है तो स्थल भाग से आ रहा है, शुष्क आ रहा है तो उससे बारिश कम होती है ना। लेकिन जो लौटते हुए मानसून की एक शाखा बंगाल की खाड़ी से होकर आएगी, तो बंगाल की खाड़ी से वो जल ग्रहण कर लेती है और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे जब टकराती है तो यहाँ पर भी औसत से अधिक बारिश होती है, मतलब 200 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ बारिश होती है। इसलिए यहाँ पर भी जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो हैं पाए जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है पर्णपाती वन। पर्णपाती जो वन होते हैं ये ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, क्योंकि भोजन इनको बनाना है, और भोजन बनाने और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर जो है, क्योंकि जितनी इसके ऊपर अधिकता होगी उतना ज़्यादा इसको पोषण के लिए भोजन बनाना पड़ेगा, और इसको पानी जो है कम मात्रा में मिलता है उस समय। तो ये क्या करता है कि अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं ये पौधे, जिससे ये वातावरण के साथ समायोजित हो सके, ग्रीष्म काल में कम पानी में भी अपना जीवन जो है ये व्यतीत कर सके, इसलिए अपनी पत्तियां ये जो है गिरा देते हैं। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है इन वनों के आसपास का, जिसमें हम सदाबहार वन पढ़ रहे थे, इन सदाबहार वनों के अलावा वाला जितना भी हमारा क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर इस प्रकार के पर्णपाती वन जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। हम हिमालय पर्वत को छोड़ दें, इसके बाद हम मरुस्थल को छोड़ दें, और जो दोनों वाले कटिबंध के मतलब उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के क्षेत्र थे इनको छोड़ दें, तो पूरा प्रायद्वीपीय भारत और मध्य भारत, जिसके अंदर गंगा सिंधु का मैदानी भाग भी आ गया, इस पूरे मैदानी भाग के अंदर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जो हैं पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर से जब सह्याद्री पर्वतमाला के हम ये वृष्टि छाया प्रदेश को छोड़ देते हैं, कौन सा क्षेत्र है ये? वृष्टि छाया। वृष्टि का मतलब होता है बरसात और छाया का मतलब होता है छाया अंधेरा, मतलब जहां पे बारिश नहीं होती है। इधर से आने वाली शाखा यहां पर्वतमाला से टकराई और इसके पश्चिम की तरफ ही वर्षा कर पाती है। ठीक है, जब इन पर्वतों को उतर के नीचे की तरफ आती है तो घर्षण के कारण वो गर्म हो जाती है, और गर्म होते उसके अंदर जो जल है वो जल सांद्रण नहीं हो पाता है, उसका जो जल वाष्प है वो पानी की बूंदों में नहीं बदल पाती है और वापस भाप में बदल जाती है, तो इससे एक क्षेत्र के अंदर बारिश नहीं कर पाती है। तो ये भी एक प्रकार से मरुस्थल जैसा ही है, तो यहाँ पे मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, पर्वतीय वन जो है दक्षिण भारत और उत्तर भारत के विभिन्न जितने भी पर्वत हैं हमारे, उन पर्वतों के ऊपर पाई जाती है, जो पीले कलर से जो है हमें इसमें दिखाई गई है। ठीक है, और मैंग्रोव वन जो है, मैंग्रोव वन जहाँ पे डेल्टा बनता है ना, कृष्णा और कावेरी नदी का डेल्टा हो गया, यहाँ पे महानदी का डेल्टा हो गया, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा हो गया। ठीक है, इन क्षेत्रों के अंदर जो है इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय कटीले वन जो है एक तो वृष्टि छाया प्रदेश में और एक थार के मरुस्थल के अंदर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब तक हमने जितना पढ़ा इसको सार रूप में अगर हम देखें एक सारणी के माध्यम से, तो उसको हम यूँ देख सकते हैं, विभिन्न वनों के जो प्रकार हैं, इन वनों को हम इसमें कौन से प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं, कौन से कटिबंध के अंदर या किस प्रकार की वनस्पति और कितने सेंटीमीटर यहाँ पे बारिश होती है। ठीक है, तो 200 से 250 से अधिक मान लो, आप इन दोनों को एक में ही रखो, क्योंकि हमने इसको एक ही बांट रखा है ना, उष्णकटिबंधीय और अर्ध सदाबहार वन दोनों एक ही प्रकार के वन हैं, इसके एक के ही दो रूप हैं। ठीक है, पहला जो हमने पॉइंट पढ़ा था उसके ही दोनों रूप हैं ये। ठीक है, एक में सदाबहार वन है और इसमें एक में अर्ध सदाबहार वन है। तो 200 सेंटीमीटर से लेके 400 सेंटीमीटर के बीच तक वाला जो क्षेत्र है उसको हम दो भागों के अंदर पुनः और बांट सकते हैं, एक में सदाबहार और एक में अर्ध सदाबहार। सदाबहार जो वन है ये 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं, और इसके अंदर एबोन, महोगनी, रोजवुड, रबर, सिनकोन, बांस, इस प्रकार के कुछ घास के पौधे भी जो हैं यहाँ पे प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इसके बाद अर्ध सदाबहार वन जो है ये 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच में होते हैं। यहाँ पे साइडर, होल्कर, केल, विभिन्न प्रजातियों के जो है प्रमुख वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। उसी प्रकार 100 से 200 सेंटीमीटर के अंदर आर्द्र पर्णपाती वन है। यहाँ सागवान, टीक, साल, शीशम, चंदन, अर्जुन, शहतूत आदि पाए जाते हैं। शहतूत और अर्जुन दोनों के ऊपर रेशम कीट पाला जाता है। कौन सा पाला जाता है? रेशम कीट। ठीक है, रेशम का कीड़ा जिससे हमें रेशम प्राप्त होती है वो इन दोनों प्रकार के वृक्षों में पाया जाता है। मूल रूप से शहतूत पे होता है, लेकिन जहाँ पे शहतूत नहीं होती वहाँ पे अर्जुन का जो पौधा है इसके ऊपर भी शहतूत का रेशम कीट का पालन किया जाता है। नेक्स्ट है सूक्ष्म पर्णपाती वनस्पति या उष्णकटिबंधीय सवाना वन। सवाना एक प्रकार की घास है, तो इसी के आधार पर इन वनों का निर्धारण कर दिया है। 70 से 100 सेंटीमीटर जहाँ पे बारिश होती है वहाँ इस प्रकार के वन होते हैं। इसके अंदर तेंदू, पलास, अमलतास, बेर, खेर, अक्षलवुड आदि विभिन्न प्रकार के वन जो हैं या वृक्ष जो हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। 70 सेंटीमीटर से कम के अंदर शुष्क कटीली वनस्पति होती है जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ पे नीम, खजूर, बबूल इत्यादि खेर वगैरह मुख्य रूप से यहाँ पे पाए जाते हैं। 40 से 60 में सवाना वनस्पति, सवाना एक प्रकार की घास है, छोटे वृक्ष और घास यहाँ पे पाई जाती है। और वहीं पे 50 सेंटीमीटर से कम में मरुस्थलीय वन होते हैं जिसके अंदर नागफनी इत्यादि आक्सिया, आक वगैरह जो होते हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा हुआ। हमें प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए, बच्चे, बूढ़ों और महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद।